हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ। तो कहते हैं अगर भारत के मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ देखें तो कहते हैं इतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए। कारण कई होते हैं, लेकिन उन कारणों से शायद जो है आज तक जो है छुटकारा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से भारत में जो है मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ काफ़ी प्रफुल्लित नहीं हुई है। और कहीं बहुत से कारण भी हैं जिसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ इस तरह से क्यों हैं। अगर हम देखें, अगर कुछ रिपोर्ट देखें कि मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार विश्व के कुल 177 देशों में भारत का स्थान जो था 127वें स्थान पर था। किसमें? मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियों के अंतर्गत। कहते सभी 177 देशों की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। ये थे उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग की श्रेणी। यानी इसको देखा जाए तो हाई, मीडियम और लो के कैटेगरी में इसको जो है बनाया गया था। वो देश के जिनके मानव विकास सूचकांक का मूल्य जो है 0.80 एवं उससे अधिक है, उन्हें उच्च वर्ग में गिना जाता है। यानी देखा जाए तो 0 से 80 जिनके होते हैं उनको उच्च वर्ग में गिना जाता है। और इसी प्रकार मध्यम वर्ग की श्रेणी वाले देशों में जो है मानव विकास सूचकांक को जो है 0.50 यानी 500 से 0.199 के बीच होता है। तो एक कहते हैं 0.500 से लेके 0.799 के बीच जो होता है मध्यम कैटेगरी की होती है, ठीक है। और जो हाई कैटेगरी की होती है वो 800 से ऊपर होता है, समझे। और ये सारे देश जो है जिनके सूचकांक जो है 0.50 से कम है, उन्हें निम्न मानव विकास वाली श्रेणियों में गिना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात के ऊपर यहाँ पर जो है उजागर किया गया है। अगर हम कुछ आंकड़े और देखें तो आपको ये भली बात ही समझ में आ जाएगा कि भारत का स्थान किस जगह आता है। कहते हैं भारत का अगर स्थान हम देखें तो पूरे विश्व में सबसे नीचे स्थान पे आ रहा है। कहते हैं कुछ ही देश जो है हमसे पीछे हैं, ठीक है, तो सभी देश हमसे आगे ही है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 177 देशों में भारत का स्थान 127वां है। तो इसमें कितने का डिफरेंस हो सकता है? 50 का डिफरेंस हुई होंगे। 50 देश हमसे कम है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, बाकी उससे अधिक सारे देश जो है हमसे बेटर हैं। अब चलिए उन्हीं बेटर देशों के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की हम कोशिश करें। कहते हैं भारत का स्थान मध्यम विकास श्रेणी में रखे जाने वाले देशों में सबसे नीचे आता है। यानी भारत का स्थान सबसे नीचे आता है। हमारे पड़ोसी देश जैसे चीन जो है 50वां स्थान है। यानी चीन का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्थान है। इवन कि श्रीलंका को भी देखिए कि 93 स्थान है। मालदीव 96 है, भारत से जो है 127वें स्थान पर है, बहुत ही ऊपर स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है दूसरे देशों की तुलना करके। भारत के ठीक नीचे स्थान पाने वाले अन्य जो है पड़ोसी देश जो है से म्यांमार है, भूटान है, पाकिस्तान है तथा नेपाल है। अब देखिए भारत इतनी विकसित होने के बाद भी हम श्रीलंका से भी पीछे हैं। चीन से तो चलिए पीछे हैं ही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब इतना पीछे होना बहुत ही गलत यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सूचकांक को कैसे जो है मानव विकास सूचकांक हमारे लिए जो है बहुत ही सबक बना सकता है आने वाले टाइम में। भारत से नीचे सूचकांक वाले अधिकांश देश अफ्रीका महाद्वीप के भी हैं तथा कुछ देश जो है एशिया महाद्वीप के हैं। यदि हम पिछले 30 वर्षों की स्थिति को देखें तो इतने में कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति मानव विकास श्रेणी में सर्वोत्तम में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। लेकिन कहते हैं इतना अधिक सुधार नहीं हुआ है जो कि संतोषजनक हो। और ये बात हम जब इस सारणी को, जो कि भारत मानव विकास सूचकांक प्रवृत्तियाँ 1975 से लेकर 2007 के बीच में जो दिए हैं, उसमें ये बात भली भांति आप समझ सकते हो कि भारत में किस प्रकार जो है इसकी विकास हो रहा है। लेकिन ये संतोषजनक नहीं है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। चलिए हम देखते हैं जो हमारे समक्ष आया है सारणी, उसको हम अध्ययन करें और जानें कि भारत के किस साल में क्या कंडीशन थी अगले 30 साल के अध्ययनों के अंतर्गत। इस जो है सारणी में आप भली भांति देख सकते हो कि 1975 से लेकर 2007 के आंकड़े दिखाए गए हैं। इसमें मानव विकास सूचकांक है। आप देखिए मानव विकास सूचकांक अगर 1975 से बात करें तो ये मध्यम से भी कम है। 1980 में जाए तो मध्यम से भी कम, लो कंडीशन में है। यानी पहले 3 सालों में जो है लो कंडीशन दर्शाया गया, ठीक है। यानी 1975 से लेकर 1985 तक
जो है भारत की कंडीशन 10 सालों में मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत बहुत ही लो थी। लेकिन 1990 में कुछ सुधार हुआ, जहां 500 के आंकड़े से ऊपर बढ़ा, ठीक है, और 1995 में थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा, और 2000 में और बढ़ा, 2005 में और बढ़ा, जहां 602 पे आ गया। तो आप समझ सकते हो कि भारत की कंडीशन कितनी कम है, और ये मध्यम श्रेणी में आता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो भारत का जो है मानव विकास सूचकांक में अभी भी मध्यम श्रेणी में ही दर्जा प्राप्त है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय। कहते हैं भारत इतना विशाल, इतना विभिन्नताओं से भरा हुआ देश होने के पर भी इसमें जो है मानव विकास सूचकांक इतने लो कंडीशन में है। तो ये बात काफ़ी महत्व रखता है। यद्यपि पिछले 30 वर्षों में कुछ प्रगति जरूर हुई है, पर यह संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। हुआ तो है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई है जिसको हम कहेंगे कि हाँ हमारे जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करके दिखा दिया। इस बात को हम जो है ताली नहीं ठोक सकते। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के अनेक छोटे छोटे देश जैसे फिजी, मंगोलिया, टेनेसिया भारत के काफ़ी ऊंचे स्थान पे, देखिए छोटे छोटे देश जो हैं कितने ऊंचे स्थान पे है, और भारत इतना विशाल होने के बाद भी जो है मध्यम श्रेणी में ही आया है। भारत को 2000 कहते हैं 0.501 से जो है 800 सूचकांक वाले मध्य श्रेणी के जो है उच्च स्थान पाने के लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे, और कहते हैं ये प्रयास पर्याप्त नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आती है राजनीति के, जहाँ पर लोग भारत के विकास के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ सीट पाने के लिए ही कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय होगा जब तक ये राजनीतिक लोग नहीं समझेंगे कि भारत का जो है मानव विकास सूचकांक कैसे बढ़ाया जाए, तब तक ये स्वरूप हो ही नहीं सकता। कहते हैं आप कभी भी देखिएगा सिर्फ सीट के लिए ये लोग लड़ते रहते हैं आपस में, और नए नए कमेंट होती रहती है, तो शायद बहुत ही मुश्किल जो है दुष्कर्म कार्य आने वाला समय में हो सकता है। यदि मानव विकास की वर्तमान गति से भारत की उच्च विकास की श्रेणी में 0.80 एवं उससे भी अधिक है। कहते हैं प्रवेश के लिए कम से कम 30 वर्ष और चाहिए। अब देखिए कहते हैं 800 की कैटेगरी में प्रवेश करने के लिए 30 वर्ष और चाहिए। मुझे तो लगता है ये 50 वर्ष में भी संभव नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, देखिए उस देश में जो है ये सब हासिल किया जा सकता है जहां देश के लिए लोग कार्य करते हैं, लेकिन उस देश में होना संभव नहीं होता है जहां पर लोग जो है सिर्फ सीट के लिए कार्य करते हैं। भारत में विकास हुआ है, इसका दो राय नहीं है, लेकिन कहते हैं ये इतना होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, और 21वीं शताब्दी में भारत का विकास न हो ये सही नहीं है। अब कहते हैं हमारे आज़ाद हुए भी बहुत काफ़ी समय हो गया है, अब तो हमें गुलामी वाली बातें को भी सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं आज राजनीति में जो उथल पुथल होती रहती है, इसका भी प्रभाव इन सब में देखने को मिलता है। तो यही तो मैं बात कहता हूँ, कोई भी अगर किसी पद पे है तो एक बात को भली भांति समझ लेना चाहिए उनको कि वो निजी नहीं है, वो सार्वजनिक है। निजी कभी फैसला कोई भी चीज़ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है पूरे देश के भविष्य हैं, इसलिए सार्वजनिक फैसला लेना चाहिए। सभी लोगों को भलाई को देखते हुए, पूरे देश की भलाई देखते हुए फैसला लेना चाहिए। कुछ जो राजनीतिक नेताएं होते हैं वो जो होते हैं सिर्फ निजी फैसला लेते हैं, जो कि देश की भलाई के लिए कदाचित उचित नहीं है। इसके सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्र विशेष गरीबी उन्मूलन के लिए अथक परिश्रम करना होगा। तो देखिए बात यहाँ पर शिक्षा की आ गई, तो शिक्षा में सरकार ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जो प्रयत्न होना चाहिए वो नहीं है। आज के समय में शिक्षा के लिए सरकार ये जरूर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने तो हर क्षेत्र में स्कूल शिक्षा खोल दिया, लेकिन सरकार को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपने स्कूल भी खोल दिया, टीचर भी प्रोवाइड्स कर दिए, लेकिन जो टीचर बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वो तो गायब रहते हैं। आप इस बात पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? आप कोई भी स्कूल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, उन बच्चों से जो है साक्षात्कार कीजिए, आपको बच्चे बताएंगे कि वहाँ पर टीचर जो है कभी कभार ही आते हैं और आके अपना अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई नहीं हो सकता, शिक्षा क्षेत्र ऐसे नहीं बढ़ सकता है। आज देखा जाए तो बड़े बड़े स्कूलों में भी मैंने देखा है बच्चों की कंडीशन वो नहीं रहती है जो होना चाहिए। आज बच्चों की कंडीशन बहुत बेकार होता जा रहा है, ठीक है। और कहते हैं स्वास्थ्य का, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का भी भारत में अच्छा कंडीशन नहीं है। भारत में स्वास्थ्य कंडीशन अच्छा क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे देश में जो है घूसखोरी है। कारण ये रहता है कि जो व्यक्ति, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो अच्छा नंबर लेके आता है, उसके बड़े बड़े जो है कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता है, MBBS में नहीं हो पाता है, चाहे VDMS में किसी में भी नहीं होता है। वहाँ पर तो अमीर लोग के बच्चे जो है घूस दे के पहले ही अपना सीट बुकिंग करवा लेते हैं,
और गरीब बच्चे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ते हैं, आत्महत्या का, चाहे दूसरा जो है फील्ड अपना लेने का। तो अच्छे डॉक्टर जो है नहीं मैन्युफैक्चर बन रहे हैं, नहीं अब बन रहे हैं। सब के सब जितने भी आप चले जाइए डिस्पेंसरी में चाहे हॉस्पिटल में, वहाँ पर मोबाइल लेके वो जो है जब भी आप कोई प्रॉब्लम बताइएगा तो मोबाइल में रिसर्च कर रहे होते हैं दवाई इसको कौन सा हम दें, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। पुराने समय के डॉक्टर बहुत ही जुझारू टाइप के थे, बहुत सुलझे हुए थे और बहुत ही सक्षम थे। लेकिन आज के समय में नहीं हो पा रहा है। रीज़न यही है कि आज सबको जो है आराम से बैठ कुर्सी चाहिए, ठीक है, चाहे उसके लिए वो जैसे मर्जी पैसे लगाए, जो मर्जी करे। तो इससे स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको ही बताना चाहूँगा, जितने भी अमीर जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जो मिनिस्टर सब के बच्चे होते हैं, वो सरकारी स्कूल में जाके क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? जब सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छा है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? ये बात आपके लिए क्वेश्चन छोड़ गया हूँ, कमेंट अवश्य कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर सरकार ये पीठ ठोक रही है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बहुत बेटर है, मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन कोई मंत्री अगर बीमार पड़ता है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल की जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों ले जाया जाता है? आप समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? सिर्फ ये बात कहते हैं ना दिखावा है, सिर्फ ये कागजी बातें हैं कि बहुत सुंदर बनाई गई है स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन कोई बीमार अगर पड़ेगा ना मंत्री, डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करेगा। तो ये सोचिए कि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ सरकार जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र तो और भी गई गुजरी है। आप एक मजदूर से जाके पूछ लीजिए कि दिन की दिहाड़ी कितनी है, मुश्किल से वो 400-300 ही बताएगा। और होता है, सरकार ने रजिस्टर कर रखा है कि 500-600 से अधिक होना चाहिए, लेकिन जो ठेकेदार है उसको 300 या 200 ही पकड़ाता है काम के लिए। तो कैसे हमारा आर्थिक व्यवस्था भी सुधरी हुई है। लेकिन अगर देखिएगा बड़े बड़े अफसरों लोगों को देखिएगा तो उनका तो एक बार सिर्फ राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, उनका पेंशन भी लग जाता है, उनका घर भी मिल जाता है, उनकी गाड़ी भी मिल जाती है, सब व्यवस्था हो जाती है उनके लिए। लेकिन आम गरीबों के लिए सरकार ने कभी नहीं सोचा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक आप सोचिएगा कि भारत बहुत विकास हो गया, भारत बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन मैं अगर वास्तविकता सरकार को आईना दिखाऊं तो मैं ये बता सकता हूँ कि भारत का विकास अभी नहीं हुआ है, अभी न के बराबर हुआ है, क्योंकि यहाँ विकास की कोई चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक रोड भी अगर आपको टूटा होगा आपके क्षेत्र में तो उसको बनने में कम से कम 2 साल लग जाएगा, कोई पुल बनना होगा तो 5 साल लग जाएगा। तो ये किस चीज़ की विकास की बात कर रहे हैं? चाइना में अगर आप देखिए कोई भूकंप आता है, पूरा घर तहस नहस हो जाता है, और चंद सेकंड में देखिए पूरा महल खड़ा हो जाता है, तो उसे विकसित देश कहते हैं। उसे कहते हैं कि हाँ वहाँ पर कुछ कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ उनका जो है राजनीतिक करने आता है, सिर्फ कागजी बातें करने आता है। सरकार कहती है कंप्लेंट करो, सरकार कहती है मोबाइल में बना के दिखाओ। अरे सब कुछ प्रयत्न कर लो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा जो है मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाला कारक है। अगर इन चीज़ों को सुधार लिया जाए तो भारत जो है नंबर 1 बन सकता है, लेकिन शायद ये सपनों में ही होगा। हकीकत तो मुझे नहीं लग रहा है कि कभी होने वाला है, कि जब तक ये राजनीति की जो पाठ नहीं ख़त्म होगी तब तक जो है ये संभव नहीं होगा। इवन कि गरीबी उन्मूलन की तो बात बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ लिखा हुआ है गरीबी उन्मूलन। अब लगता है अब गरीबी कभी ख़त्म हो पाएगी? कहते हैं कोई भी देश की गरीबी तब ख़त्म होता है जब जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या कम जाए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। आप कभी कभी न्यूज़ में देखते होंगे कि एक भीख मांगने के वाले के पास करोड़ रुपया आ गया। अरे भाई वो भीख क्यों नहीं मांगेगा जब उसके पास करोड़ रुपया आ गया है? तो सोचिए ये गरीबी उन्मूलन कहाँ से हो पाएगा? गरीब बंदों को तो सरकार सता रही है। अब एक बात मैं अब इस पे प्रश्न और भी उठाता हूँ। अब देखिए कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में सरकार ने क्या किया है। अब छोटे बच्चों का एडमिशन का सवाल होता है, जो नर्सरी की होती है, पहले ड्रॉ से निकाली जाती थी। चलो हाथ से निकाली गई, किस्मत बच्चा का था, निकल गया। लेकिन आज का सिस्टम क्या कर दिया है सरकार ने? 0.1 किलोमीटर बच्चे जितने भी फॉर्म भरेंगे हम पहले उनको सेलेक्ट करेंगे। भाई इसमें किस्मत की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो किस्मत वो होना चाहिए जहाँ पर 0.1 किलोमीटर में जो बच्चा पढ़ रहा है। अब सोचिए कि 0.1 किलोमीटर के जो क्षेत्र होगा स्कूल के, उन्हीं बच्चों का पढ़ाई होगा हर साल, वही बच्चे बेटर बनेंगे। लेकिन जो 4 किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर में है और उनके पास कोई स्कूल नहीं है, वो बेचारे तो कहाँ जाएंगे? वही सरकारी स्कूल में जहाँ पर जो है टीचर आते हैं, तनख्वाह के दिन आ जाते हैं और बाकी दिन तो सोए हुए रहते हैं घर में, और ना तो छुट्टी पे चले जाते हैं अच्छा खासा। अगर आप किसी क्षेत्रीय स्कूल में जाइए, आप पता कीजिए, आपको यही कंडीशन मिलेगा। मेरी बात से आप सहमत होंगे, ठीक है? अब ये आपको दिखता भी होगा हर क्षेत्र, क्योंकि मैं हज़ारों बच्चों के मुंह से यही बात सुनता हूँ, इसलिए ये बातें मैं आपके समक्ष रखा हूँ।
तो ये ज़रूरी बात है। तो फिर गरीबी उन्मूलन कहाँ से होगा? जब आप 0.1 किलोमीटर के बच्चों को ही अच्छे स्कूल में शिक्षा देने की कोशिश करोगे और जो कहते हैं कि स्लम एरिया उससे दूर होगा, तो आप कैसे शिक्षा दे दोगे अच्छे बच्चों को? सोचिए इस पे। सोचने वाली बात है, सोचने की आवश्यकता है इन पे। इसमें गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, गरीबी में ही पिसते रहेंगे। ना तो उनका अच्छा व्यवस्था स्कूल का होगा, ना खान पान का होगा, ना उनके घर की व्यवस्था होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है आज के समय में मानव विकास सूचकांक को आगे बढ़ाने के अंतर्गत। तो जब तक ये बातें सब सरकार को समझ नहीं आएगी, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फैसला कंप्यूटर करता है 0.1 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है। ड्रो नहीं करता है, भविष्य नहीं करता है, किस्मत नहीं करता है। वहाँ तो आपने कंप्यूटर में सेट कर दिया 0.1 किलोमीटर, बच्चे जो 0.1 किलोमीटर थे उन फॉर्मों को सेलेक्ट कर लिया और बाकी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए। तो ये किस्मत का नहीं देखा गया, ये देखा गया सरकार की चालपुलिसी। और ये कई क्षेत्रों में है, मैंने देखा है, इंटरनेट सर्च किया है, ये 0.1 किलोमीटर जो ड्रो होती है नेट से निकाली गई है, कई क्षेत्रों में लागू किया गया है। तो मैं हर इस क्षेत्र के लिए जो है इसका मैं विरोध करता हूँ, जो कि गलत है, ठीक है। अब परिश्रम करना होगा। परिश्रम कब करेंगे हम? परिश्रम तो कोई करना ही नहीं चाहता है। आजकल तो सभी को सीट चाहिए, बैठे हुए आराम से। इसके लिए वो जो मर्जी करना चाहेंगे, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि राजनीतिक में जितने भी बंदे होते हैं वो अपराधी किस्म के ही होते हैं। तो समझ लीजिए कि वो तो परिश्रम करना ही नहीं चाहते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक खराब स्थिति होने के पीछे जो कारण है वहाँ पर कुछ दिए गए हैं। चलिए वही बात जो मैंने आपको समझाया वही बात यहाँ पर भी दर्शाया गया है। देखा जाए तो इस कारणों में से दिखाया गया, देखिए जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि। अब जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि का कारण भी क्या होगा? वही अनपढ़ता। अनपढ़ रहेंगे तभी तो कहता हूँ कि लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों को ही मारो। यही तो हमारा समाज का सिस्टम बन गया है कि लड़का जन्म ले चाहे लड़की जन्म ले, लड़कियों को ही दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। और दूसरी बात जो है उनके बहुत से संसाधन को नहीं पता होता है कि जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोकें, जनसंख्या वृद्धि अगर होगा तो हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। आपने शिक्षा का जो देखा ही भी होगा कि लिटरेसी रेट जो हमने पिछले चैप्टर किए थे, भारत में शिक्षा का दर बहुत ही कम है। सिर्फ केरल ही है जो अच्छे कंडीशन पे है, बाकी कोई भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो, अगर आपने चैप्टर पिछला देखा होगा तो आपको जरूर समझ होगी इस बात की। बहुत बड़ी संख्या में जो है अशिक्षित प्रौढ़ का होना, कुछ जो है विद्यालय प्रवेश अनुपात का कम होना। देखिए क्या बात बताई गई है, भारत में विद्यालय की कमी नहीं है, विद्यालय बहुत है। मैंने कहा ना, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं गायब रहते हैं, शिक्षक की भी कमी नहीं, शिक्षक तो रहते हैं वहाँ पर, बट पढ़ाते नहीं हैं। वो तो जाके कैंटीन में आराम से चाय पी रहे होते हैं या स्टाफ रूम में बैठ के गप ठोक रहे होते हैं। कोई भी स्कूल में आप जाकर देख लीजिए सरकारी, अगर आपको गलत लग रहा हो कोई भी बच्चे से आप एनालाइज कर लीजिए, सब बच्चे यही कहेंगे, कहते बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाली उच्च दर। आप बंदे बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वो गरीब हैं, इसे छोड़ेंगे ना। घर की हालत बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आपने ढंग से किसी को मजदूरी मिला नहीं। सरकार ने रूल बनाई है कि भाई हम मजदूर यूनियन बनाया जाएगा, लेकिन मजदूर यूनियन भी कुछ नहीं कर रहा है। बंदे जाते हैं, कमाते हैं, अगर नहीं काम करने जाएंगे तो वो भी 200-300 रुपया जो कमाई होता है वो भी नहीं हो पाएगा, एक दिन का रोटी भी नहीं चल पाएगा अगर वो ठेकेदार से पंगा ले लेंगे तो इसीलिए लोग डर रहे हैं। क्या करें, समझ ही नहीं आता इस पर। तो बीच में उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है। मैंने देखा है बड़े बड़े बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है, बीच में बेचारे पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बहुत कम जो है शासकीय अनुदान एवं खर्च। देखिए बात यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है शासकीय अनुदान खर्च बहुत कम होता है, और जो आता है शासकीय जो अनुदान आती है वो तो शिक्षा स्तर में पहुंच ही नहीं पाती है। कई स्कूल इसके कैटेगरी में आए हैं, बहुत स्कूल बदनाम भी हुए हैं कि सरकार के द्वारा वहाँ से पैसा भेजी जाती है और ये जो है अपने कामों में खर्च कर लेते हैं, और ये होता भी है। आप किसी भी स्कूल में जाकर देखिए फैसिलिटी बहुत कम मिलेगी। कई क्षेत्रों में तो मैंने ये भी देखा है कि उनके छत जो है स्कूल के छत भी पानी से लीक कर रहे होते गांव के क्षेत्र में, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही होती। सिर्फ वो पैसे आते हैं, प्रिंसिपल अपना खा जाता है, आराम से होता रहेगा। तो ये सब बात सरकार को सोचने की आवश्यकता है थोड़ा सा। देखिए सरकार हर क्षेत्र में ही है, आप सोचिएगा सरकार थोड़ी जा के देखेगा किसी भी क्षेत्र में। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि हर राज्य में एक नई सरकार होती है, ठीक है। जो मुख्यमंत्री सब होता है, जो आपका ये क्या कहते हैं, आपका जो ये सब सारे सरपंच सब होते हैं, वो सब सरकारी ही होते हैं एक तरह से देखा जाए तो। कहते हैं अगर कोई ईमानदारी से अगर कार्य करे ना तो एक जो है एक क्षेत्र के जो है एक संपर्क भी के क्षेत्र भी कोई भी व्यक्ति भी हो वो भी संभाल सकता है इन सब बातों को। लेकिन देखा जाए तो ये सब है ही नहीं। कहते अगर एक क्षेत्र में अगर प्रधान भी अगर ढंग से देखे ना अपने क्षेत्र को तो वो काफ़ी जो है सुधर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई करता है। कौन पंगा लेने जाने वाला है सरकार से अगर उनका सीट जो चला जाएगा? तो इसलिए जो सीट के चक्कर में नहीं बोलते हैं, वहाँ पर जाके चुपचाप जाते हैं,
जो कहते हैं वहाँ पर जो हेड कहते हैं वही काम करते हैं। ताली ठोकने के लिए कहते हैं ताली ठोकते हैं, सोने के लिए कहते हैं तो सोते हैं। तो यही प्रॉब्लम है शिक्षा के और स्वास्थ्य के ऊपर। बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित लोग और कम वजन के कमज़ोर बच्चे। आप देखिए ये कितनी बड़ी भारत की समस्या है। कहते हैं बच्चे भविष्य होते हैं, लेकिन जब बच्चे ही कुपोषित के शिकार हो जाएं और कम वजन कमज़ोर बच्चे हों तो भविष्य हमारा कैसा होगा आप स्वयं ही सोच सकते हो। और इन सब कारणों में जो मैंने भी कारण बताए वही सब कारण यहाँ पर भी लागू होता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही निम्न स्तर में साफ सफाई व्यवस्था और अति आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों का आम जनता के पहुँच से बाहर होना। अब देखिए सारी बात तो यहाँ पर इसी में लिखी गई है कि जो साफ़ सफाई है वो नहीं रहती है। सरकार बेशक स्वास्थ्य अभियान चलाई गई हो, मैंने देखा था एक जगह गया था तो वहाँ पर मंत्री लोग खड़े थे और पता है वहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे मंत्री लोग। पता क्यों? क्योंकि सामने वाले मीडिया खड़ा कर रखे थे और पता है फ़ोटो खींचने के लिए हमें कल अखबार में फ़ोटो खिंचवाना है। मंत्री जी ने जैसे ही एक झाड़ू पकड़ा, फ़ोटो खिंचाया, झाड़ू उन्होंने उधर फेंक दिया और आराम से गाड़ी में बैठे एसी में और चल दिए अपने घर की तरफ। अब सोचिए ये स्वास्थ्य सफाई है। जब कहते हैं बड़े लोग जब शिक्षा का स्तर नहीं बनाएंगे, जब बड़े लोग आइडल नहीं बनेंगे तो आम जनता कहाँ समझेगी। जब भारत सरकार ने स्टार्ट किया था स्वास्थ्य अभियान तो हर क्षेत्र में देखा जा रहा था कि मंत्री लोग सबको कहा गया तो स्वास्थ्य सफाई करने के लिए चल दिए। लेकिन अब कहाँ है? अब तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं ना समय भी बीत गया और समय काल भी निकल गया। तो आप कौन करेगा स्वास्थ्य सफाई और कौन करेगा अच्छे? कभी कभी जब साल हम मनाते हैं, इसके बंटगार बनाते हैं यानी एनिवर्सरी मनाते हैं तो उस दिन जो है सभी मंत्री स्वास्थ्य के अंतर्गत सफाई करने चले जाते हैं। आप सोचिएगा आम जनता क्यों नहीं कर रही है? देखिए आम जनता तो हर समय सक्षम है करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना उनको लिए एक आइडल चाहिए। जब तक कोई आइडल व्यक्ति नहीं आएगा कहाँ से करेगा? क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो ना तो सरकार हर चीज़ के पैसा ले रही है। आपके स्ट्रीट लाइट जल रही है उसका पैसा ले रहा है, स्वास्थ्य करने की साफ़ करने वाला कर्मचारी उसका पैसा ले रहा है, सब पैसा ले रहा है। कहाँ जा रहा है? सब जेब में जा रहा है। लेकिन फिर भी गंदगी फैली हुई है हर क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य कहाँ से दिखेगा? कारण ये है कि सरकार इस पर सख्त नहीं है। कहाँ से सख्त रहेगा सरकार? सरकार को तो अपना सीट बचाना होता है हर क्षेत्र में, तो उसमें व्यस्त रहते हैं सरकार। तो ये सब कौन देखेगा? हर क्षेत्र में यही हालत है। भारत के बंटवारा भी इन्हीं कारणों से हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो भी कारण यही था कि उनको चाहिए था एक राज्य चाहिए था। तो राज्य चाहिए था तो पाकिस्तान अलग मांग कर लिया उन्होंने। वैसे ही आपको पता है कि कोई चीज़ हमारा देश में भी अभी देखिए हैदराबाद भी तेलंगाना में बदला है, तो कारण क्या बदला है कि उनको एक क्षेत्र चाहिए राज करने के लिए। व्यवस्था तो कहते हैं पूरे भारत की व्यवस्था किया जा सकता है अगर सुचारू रूप से कार्य किया जाए तो, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अब कोई चीज़ सामान बनवाने चले जाओ, कोई आधार कार्ड या पहचान पत्र कुछ भी बनवाने चले जाओ, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने चले जाओ, आपका चप्पल घिस जाएगा। तो कहाँ से हमारा व्यवस्था सही है? सरकार सिर्फ ये कहती है वीडियो बनाइए, कोई घूस लेता है तो वो कीजिए। अरे भाई आपने सब व्यवस्था पहले ही कर दिया, घूस लेने का भी और घूस देने का भी। ईमानदारी से तो मैंने कहा देखा है कहीं भी कोई काम ही नहीं होता। एक बार जाके देखिए पहले फील्ड में, तब आपको एहसास होगा कि आखिर ज़िंदगी होती क्या है। मानव विकास सूचकांक के अलावा जो है भारत में लिंग भेद विकास GDI तथा जो है मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI भी कोई खास सराहनीय नहीं है। तो भारत में जैसे मैंने इतनी सारी बात आपको बताया तो जर्नल सी बात है कि लिंग भेद तो रहेगा ही रहेगा। भारत में देखा जाए तो हरियाणा सबसे जो है लिंग भेद में सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन में बता दूँ कि यहाँ पर कि लड़कियाँ जो है हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे जो भी हो, जितने भी है मैक्सिमम लड़कियाँ जो है कहते हैं हरियाणा का ही है। लेकिन हरियाणा का लिंग अनुपात देखिएगा तो बहुत ही कम है। कहते हैं अगर गरीबी मूल्यांकन देखे, मानव के गरीबी सूचकांक देखे तो वो भी खास सराहनीय नहीं है। भारत में बहुत ही बुरा कंडीशन आज भी है। मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार जो है GDI में भारत विश्व में 140वें में से सिर्फ 98वें स्थान पर, देखिए अभी भी काफ़ी 100वें नंबर पर देखा जाए तो एक तरह से है, या 98 है तो 100वें नंबर के आसपास ही है, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति है। और HPI में यानी देखा जाए तो यहाँ पर गरीबी सूचकांक में जो है
जो है 58 पे है, तो फिर भी बहुत काफ़ी है। अगर 100 में से 58 है तो देखिए ये कम से कम 50% के अंतर्गत है, तो वो भी काफ़ी जो है दयनीय नहीं है, काफ़ी चिंता का विषय है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं ये बात बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या करूँ, मन की बात थी, ज़रूरी थी। सरकार मन की बात कर सकता है, क्या मैं मन की बात नहीं कर सकता? मैं भी बहुत दुखी हूँ। कहते हैं भारत अगर विकास करेगा तब कहते हैं ना हर एक क्षेत्र में विकास होगा और हर एक व्यक्ति का विकास होगा। अगर आप चाहते हो कि भारत का विकास हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि कम से कम किसी को तो समझ इस बात को आएगी, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, मुझे सरकार को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तो आम नागरिकों को जगाना है। अगर आम नागरिक जाग जाती है हर एक बात पे तो भारत की कंडीशन हमेशा अच्छा ही बना रहेगा। जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था वो सपना पूरा हो सकेगा। कहते सरकार इस कदम पे आगे बढ़ाती है, लेकिन कहते हैं सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर समझ में आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे लगाइए, जहां मर्जी लगाइए, लेकिन शेयर कीजिए जिससे आप भी भारत के विकास में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हो। कहते हैं कुछ गलतियां अगर आप लोग भी न, क्योंकि आप ही भविष्य हो, आगे चल के आप ही अफसर बनोगे, आप ही किस प्रशासन बनोगे, आप ही आगे चल के बहुत कुछ बनोगे। अगर आपको शिक्षा सही रहेगी पता तो आप जो है गरीबी और आप भुखमरी और आप जो है मानव सभ्यता के बारे में हर बात समझोगे और आप वो गलती नहीं करोगे जो आने वाला जो पिछले समय में किया गया। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो जो है तिरपान स्टडी सेंटर पर उपलब्ध है। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव नहीं कीजिएगा, कोई चैप्टर अगर सर्च कीजिएगा तो शायद आपको दूर दूर तक कोई चैप्टर नज़र ना आए। इसे सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कर लेने में ही आपके लिए फ़ायदा है। कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो, कुछ मन की बात करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो।